जय हिंद। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आप लोग के लिए हर एक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार रात 8 बजे आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम लोग का डे 2 है, दूसरा लेक्चर ऑनलाइन क्लास का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए थे, आज उसका डे 2 है। क्लियर है। पिछले दिन हम लोग जो पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे स्थिर विद्युत की क्या है, फिर हम लोग पढ़े थे आवेश क्या है। क्लियर है। और आवेश उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, उसका कारण क्या उत्पन्न होने का, वो भी समझा दिए थे। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, यानी आवेश कितने प्रकार का होता है वो जानेंगे। और दूसरा जानेंगे आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक क्या होता है, SI CGS वगैरह, ये सारा मात्रक जानेंगे। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, जो भी बच्चे नए हैं, फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा ये प्रारंभ बैच स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पर ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं लग रहा है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिए, कोई भी बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, कोई भी बोर्ड के सभी बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रारंभ बैच, और याद रखिएगा इसका टाइमिंग हर एक ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात 8 बजे। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, आवेश जो है सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। धनावेश को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ये तो पता ही होगा। क्लियर है। तो चलो एक एक करके जानते हैं कि धनावेश कैसे होता है, ऋणावेश कैसे होता है, एक एक करके समझते हैं। तैयार है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। आखिर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, इस चीज को समझा जाए। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। धनावेश क्या है समझिए। जैसे मान लो बाबू, ये जो है ये कोई एक वस्तु है, कोई पदार्थ है, और ये अभी इस पर कोई भी आवेश नहीं है। इस पर कोई भी आवेश नहीं, यानी ये अभी उदासीन है। कैसा है? उदासीन। ये जो है उदासीन है, यानी इस पर अभी कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको आवेशित करना, वो भी कैसा? धनावेश करना है। धनावेश यानी धनावेशित करना है। तो हम पिछले दिन सिखाए थे कि किसी भी पदार्थ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस पर जो चार्ज आता है उसको क्या कहते हैं? धनावेश। क्या कहते हैं? धनावेश। तो देखो बाबू, ये जो है सिंपल सही है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। हम क्या करना है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहे हैं। इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को मान लो निकाल लिया। जरूरी नहीं कि एक ही निकाले, 2, 3, 4 कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए। अगर किसी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या कर लेते हैं? निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, तो दिमाग में सेट कर लो, अगर किसी भी वस्तु से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो याद रखिएगा उस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। यानी धनावेश आएगा। क्लियर है। यानी कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तभी उस पर धनावेश आता है, नहीं तो नहीं आता है। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले तो डेफिनेटली उसमें जो इलेक्ट्रॉन पहले था उससे उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जब कमी होगा तो उसी कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा, उस आवेश को हम क्या बोलेंगे? धनावेश। क्या बोलेंगे? धनावेश। क्लियर है। देखते हैं डेफिनेशन। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है डेफिनेशन में, किसी पदार्थ में किसकी कमी? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा, उस आवेश को क्या कहेंगे? धनावेश। और जो धनावेश होता है उसको प्लस Q द्वारा सूचित की जाती है, क्योंकि हम सिखाए थे आवेश को Q द्वारा सूचित करते हैं, धनावेश को किससे सूचित करेंगे? प्लस Q। तो वही बोल रहा है, इसे प्लस Q द्वारा सूचित की जाती है। क्लियर है। आसान सा चीज है। तो याद रखना, जब भी कोई उदासीन वस्तु है तो उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी कर देंगे, तो उस पर क्या आ जाएगा? आवेश, धनावेश। क्लियर है। समझ में आ गया। अब चलिए कुछ और देखते हैं। अब यहाँ एक नोट है। क्या है? नोट। नोट क्या कह रहा है समझते हैं ध्यान से। बहुत ही आसान सा चीज है, कुछ भी दम नहीं है। नोट देखते हैं। तो बाबू पहला नोट क्या है, ध्यान समझिएगा। इसको समझने के लिए, पहला नोट समझने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ आते हैं। याद करो, हम सिखाए थे कोई भी वस्तु अगर उदासीन है, उदासीन होने का कारण क्या है? इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। क्लियर है। इमेजिन कीजिए, इसमें मान लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना? 2, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 2। यही कारण से ये उदासीन है। क्या है? उदासीन।
अब सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो सोचो ये 2 इलेक्ट्रॉन था, उससे अगर एक निकाल लिए तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बचा कितना बचा बाबू, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बचा सिर्फ कितना बचा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचा वो सिर्फ एक बचा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का आवेश हो गया 0, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो यहां सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, इसका कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसीलिए यहां पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। ये हम पिछले क्लास समझा चुके थे। तो आपको याद होगा जब भी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तभी पॉजिटिव चार्ज आया था। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो सोचो जरा सा, पहले क्या था, जब ये उदासीन था उस समय क्या था हालत, उस समय ये था हालत कि जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, दोनों का संख्या बराबर था, दोनों का संख्या क्या था, बराबर। लेकिन जब धनावेशित हुआ, धनावेशित कब हुआ, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाले, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बोलो प्रोटॉन तो 2 का 2 रह गया, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से क्या हो गया, कम। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी यहाँ पर किसकी संख्या अधिक है, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन का संख्या 2 है और इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन क्या प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, नहीं। याद रखिए, किसी भी वस्तु को आवेशित करने पर प्रोटॉन का संख्या नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, ये पहले 2 था तो अभी भी 2 ही रहेगा। क्लियर है, यानी प्रोटॉन का संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर धनावेश ला रहे हैं यानी पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। क्लियर है। और अगर ऋणावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी किसी पदार्थ को धनावेशित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के संख्या से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है पहला ध्यान। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु को क्या करेंगे, अगर धनावेशित करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या से कम हो जाएगा। तो वही देखिए पहला नोट है, किसी धनावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, लेकिन किसमें, धनावेशित में। यानी अभी हम लोग समझे कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन पी यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बात करें तो ये संबंध होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है। तो ये हो गया संबंध। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटती है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिए, किसी वस्तु को अगर हम धनावेशित कर देंगे, क्या कर देंगे, धनावेशित, तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा। आपके मन में होगा सर कैसे घटेगा ये बताइए, तो चलिए समझाते हैं कैसे। इमेजिन करो ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लो कुछ भी है, ठीक है, मान लो 2 kg है, इसका द्रव्यमान कितना है, 2 kg है, और इस पर अभी कोई आवेश नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको धनावेशित करें, धनावेशित करने का हम तरीका सिखाए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो लो हम इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल लिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सोचो बाबू जब इससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए, अब इलेक्ट्रॉन निकाले तो इलेक्ट्रॉन जो निकला उस इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा, और जब द्रव्यमान होगा तो सोचो जरा से उसको अगर निकाले हैं तो कुछ न कुछ तो द्रव्यमान घटेगा। तो डेफिनेट ये जो पहले था कितना, 2 kg था, अब 2 kg तो नहीं रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था वो थोड़ा घट जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु को अगर हम धनावेशित करेंगे तो याद रखिए किसी भी वस्तु को अगर धनावेशित करेंगे, धनावेशित करने से क्या होगा, याद रखिए उसका द्रव्यमान में कमी आएगा, द्रव्यमान में क्या आएगा, कमी। क्लियर है, याद रहेगा किसी वस्तु को धनावेशित करने पर क्या होगा, द्रव्यमान उसका घटेगा। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया। ये याद रखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। ठीक है। अब बहुत किसी बच्चे के मन में होगा कि सर ठीक है किसी वस्तु को अगर धनावेशित करेंगे द्रव्यमान घटेगा, ये भी हम समझ गए, द्रव्यमान कम हो जाएगा, समझ गए, लेकिन सर कितना कम होगा, कुछ तो कार्य होगा, उसका आइडिया दीजिए, डाटा दीजिए। तो अगर कभी भी आपको द्रव्यमान में परिवर्तन निकालना कितना घटा, तो देखो कितना आसानी से निकलेगा, जरा समझो। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का हम पिछले क्लास आवेश पढ़ाए थे, याद करो, इलेक्ट्रॉन वो पढ़ाए थे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, ये किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर द्रव्यमान बात करें
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें, एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान का बात करें तो वो होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है, कितना 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब जरा समझो, किसी वस्तु से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्लियर है? अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका 2 गुना कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना को हम बोलते हैं एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा समझिएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम ई कम हो जाएगा। एम ई यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इतना कम हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका 2 गुना कम हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका 3 गुना कम हो जाएगा। क्लियर है? 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका 4 गुना कम हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम इससे अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल लें, n मान लो संख्या कितना निकाला n, तो कितना हो जाएगा, n गुना कम हो जाएगा, n इंटू जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकला, n इंटू एम ई, n इंटू एम ई। क्लियर है? तो n क्या है, किसी वस्तु से निकाली गई इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि इतना होता है। क्लियर है? तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, किसी भी वस्तु को अगर धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और कितना घटेगा अगर ये पूछ दे तो सिंपल से इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या पता होना चाहिए कितना है, इंटू क्या कर देना, एम ई कर देना, आपको पता चल जाएगा। कोई तकलीफ? बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं और आगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटा करके इसको थोड़ा रिफ्रेश करके अच्छे से लिख देते हैं, तो फॉर्मूला जैसा बना देते हैं। तो क्या देखें, द्रव्यमान में परिवर्तन यानी डेल्टा एम, यानी कितना कमी होगा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, n इंटू एम ई, n इंटू एम ई। जहां क्या चीज है वो जान लो, ये जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी, या फिर द्रव्यमान में अंतर भी बोल सकते हैं। ठीक है? या द्रव्यमान में परिवर्तन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? n क्या है, n है आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है? और एम ई जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछ दे किसी वस्तु को धनावेशित किए हैं तो बताओ उसका द्रव्यमान कितना कम होगा, तो तभी आप बता पाओगे जब ये फॉर्मूला पता होगा, और साथ में क्या पता होना चाहिए, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकाला गया वो, अगर वो पता चल जाए तो उसको एम ई से गुना कर देना, और एम ई का मान इतना है, गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। धनावेश तो समझ गए। अब ऋणावेश कैसे उत्पन्न होगा, यानी धनावेश हम बताए थे जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का कमी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसको कहेंगे धनावेश। क्लियर है? लेकिन अब जो देख रहे हैं उसका कहें ऋणावेश, यानी नेगेटिव चार्ज कब उत्पन्न होगा वो चीज देखेंगे। तो ऋणावेश सिंपल सा बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये अभी उदासीन है। कैसा है बाबू? उदासीन, यानी इस पर अभी कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन हमको इसको क्या करना, ऋणावेशित करना। तो ऋणावेशित करने के लिए सिर्फ सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, कहीं से इलेक्ट्रॉन ला के इसमें डाल दो। क्या करो, इलेक्ट्रॉन ला के डाल दो। मान लो उससे जो निकाले थे अभी थोड़ा देर पहले, उसका इलेक्ट्रॉन जो निकाले तो वो डाल दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन डालिएगा यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ज्यादा होगा तो याद रखिएगा इस पे कौन चार्ज आएगा, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, किसी भी वस्तु को अगर हमको ऋणावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, डालना होगा। यानी इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक हो जाएगा उसमें उपस्थित प्रोटॉन से, तभी क्या होगा, ऋणावेश आएगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन ऐसे ही बना सकते हैं,
कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाए, जितना था उससे क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तभी उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। देखिए साफ साफ लिखा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। और इसे माइनस क्यू पर सूचित की जाती है। याद रखिए, ऋण आवेश को सूचित करते हैं किससे, माइनस क्यू से। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे देखा जाए तो चलिए कुछ नोट, क्या है, नोट बहुत ही आसान है। अगर धनावेश समझ गए तो इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो पहला नोट है, किसी ऋणावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं, फिर समझिए, किसी ऋणावेशित वस्तु में या ऋणावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। बोलो कैसे, समझने की कोशिश करो। बाबा ये उदासीन था, क्या था, उदासीन था। और उदासीन होने के लिए हम बताए थे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होना होगा। मान लो इसमें 2 ठो इलेक्ट्रॉन था तो 2 ठो प्रोटॉन भी रहा होगा। क्लियर है? उदासीन जब था। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ला, तो जरा ध्यान से देखो, यहां इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 3 हो गया, लेकिन प्रोटॉन 2 ही है। यानी हम बोल सकते हैं यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है? तो दिमाग में सेट कर लो कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जब प्रोटॉन से ज्यादा होगा तभी ऋण आवेश उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो हम जो डेफिनेशन यहां दिए हैं, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, ये डेफिनेशन तो होगा ही। चाहे तो आप इस जगह ये भी लिख सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तो उस पर उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। ये भी बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो दिमाग में सेट कर लो, कोई भी ऋण आवेशित वस्तु रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इधर। तो हम बोल सकते हैं किसी ऋणावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? याद रखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? अब चलो सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसी पदार्थ को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ती है। अब आपके मन में गजब क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे हो गया, ऋणावेशित करेंगे द्रव्यमान कैसे बढ़ेगा। ठीक है, पिछला वाला तो हम जान गए सर, धनावेशित किया तो इलेक्ट्रॉन निकाले और निकाले तो घटा, तो सर इसमें कैसे बढ़ गया। तो सिंपल सा जवाब इसी में, जब उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने से अगर द्रव्यमान घटेगा तो ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डालोगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। क्लियर है? देखो जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसको अगर ऋणावेशित करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जो भी इसका द्रव्यमान है थोड़ा सा तो बढ़ गया होगा। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसका द्रव्यमान भी तो आएगा, और द्रव्यमान आएगा थोड़ा द्रव्यमान बढ़ेगा ही। अब बोलिएगा सर इसका द्रव्यमान कितना बढ़ेगा, तो सिंपल सा द्रव्यमान में परिवर्तन निकालना है, यानी डेल्टा एम निकालना है। तो वही आपको करना है जो पहले करते थे। आपको क्या करना है, जितना इलेक्ट्रॉन डाले हैं उसका संख्या पता कर लो, तो एन यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या, और उसको गुना कर दो एम ई से, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो बस इसी फॉर्मूला से आपका कितना वृद्धि होगा द्रव्यमान में वो भी आपको पता चल जाएगा। कोई तकलीफ? तो समझ गए होंगे। तो चलो, अगर कोई आपसे पूछ दे कि किसी वस्तु को ऋणावेशित किए तो उसमें कितना द्रव्यमान का वृद्धि होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एम इक्वल टू एन इंटू एम ई। क्लियर है? ये हो गया फॉर्मूला। जहाँ जो चीज़ है लिख भी देते हैं, जहाँ यहाँ पर जो डेल्टा एम कहलाएगा ये द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाएगा या द्रव्यमान में वृद्धि कहलाएगा, द्रव्यमान में वृद्धि। ठीक है, द्रव्यमान में वृद्धि। एन क्या है, एन बाबू किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की। एन जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्लियर है? और एम ई जो है बाबू इसको कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है? यानी सिंपल सा द्रव्यमान में कमी हो या वृद्धि हो यही फॉर्मूला रहेगा। कोई तकलीफ? आराम से बना लोगे।
अब चलो इसके बाद पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है आवेश के मात्रक यानी यूनिट्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश का मात्रक क्या क्या होता है वो जानते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम आवेश का एसआई मात्रक का बात करें, पहला नंबर कौन ले रहे हैं, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो होता है याद रखिए सबसे अधिक यूज होता है फिजिक्स में, क्लियर है। सबसे अधिक प्रयोग हम लोग किसका करते हैं, एसआई मात्रक का। एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसको सब जगह वैल्यू मिलता है। तो एसआई मात्रक जो होता है आवेश का वो होता है कूलाम, 10 में भी पढ़े होंगे क्या होता है कूलाम, या इसी को एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं। याद रखिए कूलाम बोलिए या एम्पियर सेकंड बोलिए, बात बराबर है, कोई तकलीफ। दूसरा नंबर अगर हम सीजीएस मात्रक बात करें, आवेश का कौन मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो याद रखना आपको आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्ट्रैट कूलम। क्या होता है, स्ट्रैट कूलम, या इसी कहते हैं ईएसयू। क्या कहते हैं, ईएसयू, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्लियर है। ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कोई तकलीफ। अब चलिए तीसरा बात करते हैं, बात हो रहा है निरपेक्ष मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक। याद रखिए निरपेक्ष मात्रक पूछे या विद्युत चुंबकीय मात्रक पूछे, बात बराबर है। और इसका क्या होगा, एब कूलम। क्या होगा, एब कूलम। एब मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट, ठीक है। ये एब जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कूलम या ईएमयू। क्या, ईएमयू। अब बोलिएगा सर ईएमयू का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये था आपका मात्रक, क्लियर है। एसआई भी हो गया, सीजीएस भी हो गया, निरपेक्ष मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक भी हो गया, बोलो क्लियर है। अगर हम देखें ध्यान से इससे आगे, तो सिंपल सा अगर देखें तो इसका विमीय सूत्र भी पूछता है आपसे। अब जो है ना एग्जाम में आवेश का विमीय सूत्र भी पूछा जाता है, आवेश का विमीय सूत्र, ठीक है। आवेश का विमा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो आवेश का क्या पूछेगा, विमीय सूत्र। तो सिंपल सा विमीय सूत्र क्या होगा, बोलो ए है एम्पियर का होगा ए, और सेकेंड है, सेकेंड का क्या होगा टी, तो इसका विमीय सूत्र होगा ए टी। क्या होगा, ए टी। या आप जानते होंगे ए के जगह आई भी लिख सकते हैं, तो इसको आई टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई टी, क्लियर है। या आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एल टी ए, ये चारों लिख दीजिए। देखो जरा सा एम है क्या, नहीं है, जो चीज नहीं है उस पर पावर लगा दो 0, क्लियर है। एल है, नहीं है, उस पर भी पावर 0। बोलो टी है, कितना पावर है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो लगा दो 1। और बोलो ए है कितना पावर है, 1 है, तो बोल सकते हैं ब्रैकेट में घेर देना चाहिए। तो चाहे AT लिखो, IT लिखो, या M0 L0 T1 A1 लिखो, बात बराबर है, क्लियर है। तो ये आवेश का क्या हो गया, विमीय सूत्र, या आवेश का विमा, क्लियर है। तो ये मात्रक भी क्लियर हो गया, ये विमा भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं, अगला पेज क्या बोल रहा, ध्यान से देखिए। बोल रहा आवेश के मात्रक के मध्य संबंध। हेडिंग क्या है बाबू, आवेश के मात्रक के मध्य संबंध। यानी अभी जो हम लोग इतना सारा मात्रक पढ़े, ठीक है, ये सब जो मात्रक पढ़े, आखिर इसके भी संबंध तो होगा कुछ न कुछ, ठीक है। जैसे आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम और सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कूलम, तो कूलम और स्ट्रेट कूलम के बीच कुछ तो संबंध होगा। अगर आप पूछ जाए आपसे एग्जाम में कि आवेश के ऐसा ही मात्रक और सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध बताइए, क्या है लिखिए, तो भाई बताना तो होगा ना, और नहीं तो न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए। तो संबंध कितना आसान है, ध्यान से देखते हैं। तो एक एक करके संबंध देखते हैं। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलम, क्लियर है। एक कूलम बराबर कितना, 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलम, क्लियर है। याद रखिएगा 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलम, क्लियर है, ये याद रखना है। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जी आवेश का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के मध्य क्या संबंध है, तो आपको क्या बोलना, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलम। या स्ट्रेट कूलम नहीं लिखना है तो इसके जगह ईएसयू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ईएसयू, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट कूलम बोलो या ईएसयू बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट। उसी तरह अगर हम बात करें 1 एब कूलम, कितना, 1 एब कूलम यानी 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर होगा
1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू होता है 10 कूलम। कितना होता है? 10 कूलम, याद रखिएगा। एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर कितना? 10 कूलम, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जी 1 एब कूलम बराबर कितना कूलम, तो क्या बोलोगे? 1 एब कूलम बराबर 10 कूलम। एब कूलम के जगह आप चाहें तो EMU भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? EMU। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसके बाद बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी दम इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक और संबंध 1 EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। क्लियर है? याद रखिएगा 1 EMU इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इतना तो हम बता दिए, ये सारा संबंध बता दिए, ठीक है। अब संबंध से एक चीज तो समझ में आ गया आपको कि अगर इतना 3 × 10⁻9 स्ट्रेट कूलम मिलेगा तब 1 कूलम बनेगा। कितना बनेगा? 1 कूलम। यानी स्ट्रेट कूलम से बहुत बड़ा है कूलम, यानी इतना सारा स्ट्रेट कूलम इकट्ठा होगा तब क्या बनेगा? 1 कूलम, यानी स्ट्रेट कूलम से बड़ा हो गया कूलम। उसी तरह 10 कूलम मिलेगा तब बनेगा 1 एब कूलम। 10 कूलम बराबर कितना? 1 एब कूलम है, यानी 10 कूलम मिलेगा तब बनेगा एब कूलम, यानी कूलम से बड़ा क्या हो गया? एब कूलम। क्लियर है? यानी हमको एक चीज समझ में आ गया कि सबसे बड़ा, अगर स्ट्रेट कूलम, कूलम और एब कूलम में बात करें तो सबसे बड़ा मात्रक क्या हुआ? एब कूलम। याद रखिए सबसे बड़ा मात्रक क्या हुआ? एब कूलम। उससे छोटा क्या हुआ? कूलम। और सबसे छोटा क्या हुआ? स्ट्रेट कूलम। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा एब कूलम जो है सबसे बड़ा मात्रक है, उससे छोटा कूलम है और उससे भी छोटा स्ट्रेट कूलम है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे अभी ओवरलोड होगा, धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे आप लोग का, टेंशन मत लीजिए, और सिलेबस टाइम पर ख़त्म होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिए। उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाए ज़रूर आप लोग समझ चुके होंगे। तो करना क्या है, बहुत जल्दी आप लोग को हम व्हाट्सअप नंबर अपना दे देंगे। ठीक है, थोड़ा 1-2 वीडियो होने दीजिए। एक स्पेशल नंबर आप लोग के लिए ले रहे हैं जिसमें आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सअप, उसमें कांटेक्ट करके ये सब PDF भी भेज देंगे। अभी तो वैसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये सारा का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2-3 तक गिन देंगे, सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो लीजिए पहला पेज। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गिन रहे हैं 1 2 3 ले लिए होंगे। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 3 तक गिन रहे हैं, 1 2 3 ले लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेने में तेज ही होंगे। ठीक है, इसका भी ले लीजिए फटाक से। ठीक है, 3 तक गिन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका भी ले लीजिए 1 2 3। क्लियर है? नेक्स्ट इसका ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 ले लिए। नेक्स्ट इसका भी ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, 1 2 3 ले लिए। अब चलिए ये लास्ट पेज, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक और चीज़, हर एक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार रात 8 बजे आएगा वीडियो। तो आज तो हो गया, अब फिर परसों यानी शनिवार को आप लोग का ये वीडियो आएगा नेक्स्ट, इसका डे 3 वाला, तो वो जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, जो भी बच्चे हैं थोड़ा कमेंट वगैरह कीजिएगा नीचे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कारण क्या है, सारा ये रेगुलर बिल्कुल सीरीज स्टार्ट हुआ ऑनलाइन क्लास का, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें आपको ही बेनिफिट होगा। थैंक यू।